हेलो बच्चा बड़ी व्हाट्सअप। आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग एज ऑलवेज। मजे में हो गए यार। ये कुछ चैप्टर, क्योंकि एंड वाले जो अपने चैप्टर्स थे, जो मैंने बोला था कि भाई सारे चैप्टर्स करने के बाद एंड मोमेंट पे इन चैप्टर को उठाना, तो उनमें से ही आपका एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, दैट इज साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, प्लस समथिंग जो अपने हियर एंड देयर कहीं ना कुछ इस चैप्टर के बारे में पढ़ा ही है। ठीक है, तो अपन आज बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन की। तो अभी अपन जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं दैट इज कंसेप्ट ऑफ प्री सर्टिफिकेशन। अच्छा, क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर, क्या क्या पढ़ना है आपको? मेन यहां पर पढ़ना है साइनिंग के बारे में और सर्टिफिकेशन के बारे में, और किन किन चीजों का सर्टिफिकेशन या किन किन चीजों के लिए रजिस्टर्स अपने को मेंटेन करना पड़ता है। मेन इस चैप्टर के अंदर ये है, और कुछ फॉर्म्स है जिनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। पर उससे ज्यादा अपने को यहाँ पर इस चैप्टर में नहीं करना है। इट्स अ वेरी 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 स्मॉल चैप्टर, फटाफट फटाफट आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ प्री सर्टिफिकेशन के साथ। प्री सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहले स्पेसिफिकली कंसेप्ट शुरू हुआ था चार्जेस से। पहले क्या होता था? चार्जेस की एप्लीकेशन फाइल हो जाती थी आरओसी के पास। ठीक है, चार्ज रजिस्टर हुआ, एप्लीकेशन फाइल हो जाती थी आरओसी के पास। पर जब चार्ज की एप्लीकेशन आरओसी के पास फाइल होती थी ना, तो आरओसी को एप्लीकेशन एग्जामिन करके रजिस्टर करने में समय लगता था। ठीक है, पर चार्जेस के केस में क्या होता है ना, अगर वो रजिस्टर नहीं हुआ तो इट इज नॉट अ वैलिड एविडेंस कि चार्ज हैज बीन क्रिएटेड, है ना। तो चार्ज के केस में रजिस्ट्रेशन और उसका सर्टिफिकेट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चार्ज के केस में रजिस्ट्रेशन हो जाना तो उसका सर्टिफिकेट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस द कंसेप्ट ऑफ प्री सर्टिफिकेशन स्टार्टेड। तो इट एक्चुअली स्टार्टेड विद रजिस्टर ऑफ चार्जेस, जहां पर क्या होता था, चार्ज अपन सबमिट करने के पहले किसके पास? आरओसी के पास हम लोग प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास जाते थे। क्या करता था पीसीएस? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी वेरीफाई करता था। क्या वेरीफाई करता था? पीसीएस यूज्ड टू वेरीफाई कि जो भी चार्जेस का डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, सब रेलिवेंट है, देन सर्टिफाई करके सबमिट कर देता था। इससे क्या होता था? आरओसी के लिए चार्ज रजिस्टर करना जल्दी हो जाता था। इट वॉज नॉट अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। वहां से ये प्री सर्टिफिकेशन का कंसेप्ट आया, मतलब सर्टिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट की करेक्टनेस चेक करने को हम लोग क्या कहते हैं? प्री सर्टिफिकेशन। दैट बिफोर यू फाइल इट विद आरओसी, पहले ही हम लोगों ने किसी से चेक करा लिया कि वहां पर कोई भी गड़बड़ नहीं है ना। सो सर्टिफिकेशन, एक ही सेकंड रुक जाना। हाँ जी, सर्टिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज प्री सर्टिफिकेशन। कहां से शुरू हुआ था? कंसेप्ट स्टार्टेड विद रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो प्रीएम्प्टिव स्टेप है ना। प्री सर्टिफिकेशन क्या है? प्री सर्टिफिकेशन इज अ प्रीएम्प्टिव स्टेप। ये एक प्रीएम्प्टिव स्टेप है। प्रीएम्प्टिव स्टेप मतलब आगे कोई प्रॉब्लम ना हो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्री सर्टिफिकेशन करा लेते हैं, ताकि कंपनी को पता हो कि देयर इज नो एरर। ठीक है, अब अगर अपन जाए हिस्ट्री ऑफ प्री सर्टिफिकेशन पे कहां से आया, तो एज आई सेड एज अ कंसेप्ट दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का लफड़ा इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट होता है तो चार्ज रजिस्टर कराना मैंडेटरी है ना, बिकॉज दैट इज द ओनली कंक्लूसिव प्रूफ दैट इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज तो बाद में वो पैसा क्लेम करना डिफिकल्ट हो जाता है ना। सो हिस्ट्री ऑफ प्री सर्टिफिकेशन में प्री सर्टिफिकेशन कंसेप्ट कहां से आया? सबसे पहला डेडिकेशन, अपन जो बोल सकते हैं, डेडिकेशन नहीं, अपन बोल सकते हैं कि सबसे पहला इनिशिएटिव जहां से कंसेप्ट आया दैट वाज चार्ज, है ना। क्योंकि चार्ज रजिस्टर करने में डिले हो रहा था, तो वहां से भी अंडरस्टूड कि भाई चार्ज, एटलीस्ट चार्ज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्री सर्टिफाई होने चाहिए। फिर क्या हुआ? एमसीए ने 2 सर्कुलर्स इशू करे आरओसी को, सजेस्ट करते हुए कि दिस कंसेप्ट ऑफ प्री सर्टिफिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां ये इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, ताकि आरओसी का बर्डन अपने ऊपर कम हो। ठीक है, फिर नरेश चंद्र कमेटी बैठी, है ना। रेगुलर लेक्चर्स में अपन इसके बारे में पढ़ा भी था, पर अगर आप रेगुलर लेक्चर का हिस्सा नहीं रहे और सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो नरेश चंद्र कमेटी बैठी 2002 में। ठीक है, नरेश चंद्र कमेटी ने रेकमेंड करा प्री सर्टिफिकेशन फॉर ऑल द फॉर्म्स। 2002 में नरेश चंद्र कमेटी के एक रिकमेंडेशन आया कि सारे ही फॉर्म्स प्री सर्टिफाइड होने चाहिए, है ना। नरेश चंद्र कमेटी ने एक ऑनेस्ट रिकमेंडेशन दिया कि जितने भी फॉर्म्स है सारे प्री सर्टिफाइड होने चाहिए। इससे क्या हो रहा है? पीसीएस का एक स्कोप ऑफ वर्क खुल जा रहा है, प्लस आरओसी का बर्डन कम हो जा रहा है ना। पीसीएस सर्टिफाई करेगा, आरओसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कर देगा, है ना। तो आरओसी का बर्डन कम हो रहा है, पीसीएस के पास एक स्कोप ऑफ वर्क खुल जा रहा है। उससे एक कंपनीज अमेंडमेंट बिल आया।
इससे एक कंपनीज अमेंडमेंट बिल आया 2003, है ना, एंड फाइनली 2013 में कंपनीज ऑफिस एंड फीस अमेंडमेंट रूल्स 2014 में दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, तो फाइनली इट वाज इनकॉर्पोरेटेड, प्री सर्टिफिकेशन एज अ कॉन्सेप्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड। तो अगेन कहां से शुरू हुआ था? चार्जेस से शुरू हुआ, फिर एमसी ने 2 सर्कुलर दिए, फिर नरेश चंद्र कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, फिर अमेंडमेंट बिल आया, फाइनली कंपनीज एक्ट 2013 में रूल्स में प्री सर्टिफिकेशन एज अ कंसेप्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर कंसेप्ट, एक कंसेप्ट और होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब ये भी जरूरी है, एक कंसेप्ट हमारा और होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑथेंटिकेशन। क्या होता है ऑथेंटिकेशन? एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज योर डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, है ना, जब भी कोई कंपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी तो कंपनी के अंदर भी मान लो एक एमडी और कंपनी सेक्रेटरी साइन कर रहा है ना, तो ये एमडी और कंपनी सेक्रेटरी रैंडमली थोड़ी साइन कर देंगे। अगर एमडी और सीएस साइन कर भी रहा है तो पूरा डॉक्यूमेंट रीड करने के बाद फिर एमडी और सीएस साइन करता है। मतलब एमडी और सीएस जो कंपनी का इंटरनल है, हम पीसीएस की बात नहीं कर रहे हैं, कंपनी के अंदर जो कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट है वो भी तो पूरी इंफॉर्मेशन चेक करेगा फिर साइन करेगा, है ना। तो सब कुछ चेक करके साइन करने को हम लोग क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब यू रीड द एंटायर डॉक्यूमेंट एंड देन यू साइन इट, कि हाँ ठीक है सब कुछ करेक्ट है, यू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड देन यू साइन इट, दैट इज योर ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहां पर आपकी 3 रूल्स हैं। ठीक है, यहां पर आपके 3 रूल्स हैं। पहला, ऑल फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑथराइज्ड बाय डिजिटल सिग्नेचर, मतलब जितने भी फॉर्म्स हैं सब में डिजिटल सिग्नेचर डीएससी के थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू पॉसिबल होना चाहिए। सेकंड, जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? जो भी डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन कर रहे हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों होंगे? क्योंकि अपन ने रिलायबिलिटी क्राइटेरिया में ये पढ़ा है कि डेफिनेटली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो इसलिए स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन कर रहे हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिनमें छेड़खानी करने की संभावना नहीं है, प्लस जो भी डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन कर रहे हो वहां पे स्पेस नहीं होना चाहिए, है ना। स्पेस नहीं होना चाहिए मतलब डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर का स्पेस है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप डिजिटली फिर वहां पर सिग्नेचर ऐड कर दिया तो, राइट। तो सिग्नेचर की जगह खाली नहीं होनी चाहिए, शुड बी अ साइंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट इज स्कैन। एंड तीसरा, प्रोफेशनली यू हैव टू इंश्योर बिफोर सर्टिफाइंग द करेक्टनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन सही है, लेजिबल है, यानी कि पढ़ने लायक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑथेंटिकेशन। अब मेन सवाल ऑफ द चैप्टर पे आते हैं, क्योंकि दिस चैप्टर इज मेजरली अबाउट साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। ये 2 अलग कंसेप्ट हैं। ठीक है, यस, ये 2 अलग कंसेप्ट है। साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अलग कंसेप्ट है, सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न अलग कंसेप्ट है। एक बार फटाफट से अपन देख लेते हैं। ठीक है, साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न क्या होता है? एनुअल रिटर्न क्या होता है? एवरी ईयर क्या क्या पढ़ा है अपन लोगों ने एनुअल रिटर्न के बारे में? क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने एनुअल रिटर्न के बारे में? हम लोगों ने पढ़ा है कि एनुअल रिटर्न एजीएम से 60 डेज के अंदर, है ना, 60 डेज के अंदर आरओसी के पास हम लोगों को 2 फॉर्म्स फाइल करना पड़ता है। MGT 7, है ना, ये मेन है, दैट इज एनुअल रिटर्न, एंड कभी कभार MGT 8, दैट इज सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, है ना। सो MGT 7 इज साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एंड MGT 8 इज सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले अपन लोग ये समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न क्या होता है? कंपनी के अंदर इंटरनली जो कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर है ना, जो कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट है, वो सब इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने के बाद साइन करके आरओसी को सबमिट कर देता है। पर कुछ कुछ कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी है कि उनको कंपनी सेक्रेटरी जो एम्प्लॉयमेंट में उससे तो साइन कराना ही है, प्लस एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, किससे? इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से भी एक बार सर्टिफाई कराना है कि सारी इंफॉर्मेशन सही है, देन इट विल बी सबमिटेड टू आरओसी, है ना। तो साइनिंग इंटरनली हो जाता है, सर्टिफिकेशन मतलब आप बाहर एक इंडिपेंडेंट बंदा जिससे आपकी कंपनी का बहुत ज्यादा ऐसा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, उससे यू विल गेट इट सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन आर ऑथेंटिक एंड इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, एंड देन वो सर्टिफिकेट आप किसको सबमिट कर देते हो? आरओसी को। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अब साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न क्या कैसे होता है ये अपन देख लेते हैं। अगर कोई स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी है, ध्यान से समझना, ठीक है, अगर कोई स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी कैटेगरी में आती है तो उनके यहां अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी ही साइन करेगा। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कंपनी सेक्रेटरी हो, नहीं। सो अगर कंपनी सेक्रेटरी है एम्प्लॉयमेंट में तो कंपनी सेक्रेटरी ही साइन करेगा। बट अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कौन साइन करता है? डायरेक्टर।
है ना। अगर सीएस है तो सीएस ही साइन करेगा, सीएस नहीं है तो कौन साइन करता है, हमारा डायरेक्टर, ठीक है। पर बाकी कंपनीज के केसेस में क्या होता है, बाकी कंपनी के केसेस में क्या होता है, बाकी कंपनी के केसेस में डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी दोनों का साइन आएगा। मतलब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इन कंपनीज के केसेस में डायरेक्टर का भी साइन आएगा और कंपनी सेक्रेटरी का भी साइन आएगा। कौन सा कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी हु इज देयर इन एम्प्लॉयमेंट, है ना, जो कंपनी के अंदर इंटरनली कंपनी सेक्रेटरी, ओल्ड टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है, उसका और डायरेक्टर का साइन आएगा। पर मैम मान लीजिए कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, है ना, मैंडेटरली भी यहां पर भी इन्होंने मैंडेटरली कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट मैंडेटरली हायर नहीं करा है, ठीक है, इनके पास नहीं है, तो इन दैट केस अदर कंपनी के केसेस में डायरेक्टर और सीएस का साइन तो आएगा। अब अगर कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट में है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक पीसीएस का साइन लेकर आओ, पर साइन डायरेक्टर का भी आएगा और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का भी आएगा। अब यहां से कंसेप्ट क्या आता है कि मैम मान लो एक पीसीएस साइन कर रहा है और एक पीसीएस सर्टिफाई कर रहा है ना, तो क्या ये दोनों सेम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज हो सकते हैं, नहीं। दिस इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल्स या मेकर एंड चेकर कंसेप्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पेपर के लिए ध्यान रखना, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल्स या मेकर एंड चेकर कॉन्सेप्ट। जो बना रहा है वही बंदा चेक नहीं कर सकता है ना, मेकर अलग होना चाहिए और चेकर अलग होना चाहिए। तो एक पीसीएस ने बनाया है तो जो पीसीएस चेक कर रहा है वो अलग होगा। दिस इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल्स। मतलब इवन इफ अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी साइनिंग द डॉक्यूमेंट, तो जो सर्टिफाई कर रहा है वो सेम पीसीएस नहीं हो सकता है, ये दो अलग प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज होंगे, है ना। तो वैसे तो जो कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट है वही साइन करेगा, पर अगर नहीं है तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है, तो इन दैट केस वो पीसीएस एंड आपका जो सर्टिफाई कर रहा है वो पीसीएस अलग होंगे, ठीक है। ये आपका साइनिंग का कंसेप्ट हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा आता है सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है। सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न मतलब हमको एमजीटी 8 फाइल करना है, और ये कौन सर्टिफाई करता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। कौन सर्टिफाई करेगा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफाइज कि सारा इंफॉर्मेशन सही है ना। सो सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, बेसिकली आप डॉक्यूमेंट्स मंगाओगे सर्टिफिकेशन के लिए, क्या डॉक्यूमेंट्स मंगाओगे, एमओए लेके आओ, एओए लेके आओ, रजिस्टर्स जो आपने मेंटेन करे, है ना, आपके अगेंस्ट कोई लिटिगेशन या सूट हैज बीन फाइल, डायरेक्टर्स अगर कोई रिटायर हुए, डायरेक्टर्स हटाए गए हैं, फ्रॉड का कोई केस हुआ है, लोन्स एंड अग्रीमेंट्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट कंपनी सेक्रेटरी मंगाएगा, चेक करेगा सारे ट्रांजैक्शन एंड देन ही सर्टिफाइज। तो जब कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है तो एमजीटी 7 फाइल होता है, पर जब सर्टिफाई करता है पीसीएस तो एमजीटी 8 जाता है। तो हर कंपनी को एमजीटी 8 फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, हर कंपनी को एमजीटी 8 फाइल नहीं करना है। किस कंपनी को करना है, वो कंपनी जिनका या तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 सीआर या उससे ज्यादा है, या जिनका टर्नओवर 50 सीआर और उससे ज्यादा है। तो वो कंपनी जिनका या तो पेड अप शेयर कैपिटल ज्यादा है या जिनका टर्नओवर ज्यादा है, 50 सीआर ज्यादा है, उनको एमजीटी 8 फाइल करना है। तो वो कंपनी जिनका या तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 से ज्यादा है या जिनका टर्नओवर 50 से ज्यादा है, उनको यहां पर एमजीटी 8 फाइल करना है। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। सो साइनिंग एमजीटी 7, सर्टिफिकेशन एमजीटी 8। साइनिंग जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट में कंपनी सेक्रेटरी वो और डायरेक्टर साइन कर देंगे, अनलेस इट्स अ 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी। अगर 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी है तो सीएस ही साइन करेगा, सीएस नहीं है तो डायरेक्टर। बाकी कंपनी के केसेस में डायरेक्टर साइन करेगा, सीएस भी साइन करेगा अगर एम्प्लॉयमेंट में है, नहीं है तो आप एक पीसीएस का साइन लेके आओगे और ये डॉक्यूमेंट फाइल होगा एमजीटी 7। अलग पीसीएस डिफरेंट फ्रॉम दिस पीसीएस सर्टिफाई करेगा, दैट्स एमजीटी 8, बट सबके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 सीआर या टर्नओवर 50 सीआर, ठीक है। नाउ एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। मान लीजिए हमने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, मान लो हमने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा। मान लो अगर हमने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो डायरेक्टर के लिए अलग कॉन्सिक्वेंसेस है और कंपनी के लिए अलग कॉन्सिक्वेंसेस है। पहले अपन डायरेक्टर का कॉन्सिक्वेंस पढ़ लेते हैं, है ना। डायरेक्टर के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस है, पहला एक पेनल्टी लग जाएगी 10,000 रुपए की, ठीक है, 200 पर डे अप टू 50,000 रुपीज, मतलब 10,000 की पेनल्टी लगेगी, प्लस इफ देयर इज अ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, मतलब 10,000 की पेनल्टी लगने के बाद भी आप अभी भी फाइल सबमिट नहीं कर रहे हो तो 10,000 की पेनल्टी प्लस 100 पर डे के हिसाब से लगता जाएगा मैक्सिमम 50,000 रुपए तक, ठीक है। सेकंड, अगर आपने 3 साल तक कंटिन्यूअसली एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा तो अगले 5 साल तक यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर, आप 164 में डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाओगे, है ना। तो अगर आपकी कंपनी में 3 साल तक कंटिन्यूअसली एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो अगले 5 साल के लिए यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। तीसरा, आप 447 में लाइबल हो जाओगे, 448 में जाओगे, 448 मतलब फॉल्स एविडेंस एंड आपका फॉल्स स्टेटमेंट, तो यू विल बी लाइबल अंडर फ्रॉड।
एंड 245 आपके अगेंस्ट क्लास एक्शन सूट कैन बी फाइल। पर कंपनी के साथ क्या होगा, अगेन पहली चीज सेम है, कंपनी के ऊपर भी 10,000 पेनल्टी लगेगी, पर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के केस में 100 पर डे अप टू 2 लाख। सो डायरेक्टर के ऊपर मैक्सिमम 50,000, कंपनी के ऊपर मैक्सिमम 2 लाख। कंपनी ने अगर 2 साल तक कंटिन्यूसली एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा तो कंपनी डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर हो जाएगी और कंपनी का नाम इनएक्टिव कंपनी की लिस्ट में आ जाएगा। एंड लास्ट 5 साल तक कंटिन्यूसली अगर कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा है तो कंपनी के अगेंस्ट कंपलसरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ जाएगा। और ये ऑर्डर कौन निकालता है, ट्रिब्यूनल, है ना। कंपनी के अगेंस्ट कंपलसरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ जाएगा और ये ऑर्डर कौन निकालेगा, ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा, राइट। सो ये हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न डायरेक्टर का भी क्लियर हो गया, कंपनी का भी क्लियर हो गया। प्लीज रिमेंबर, इससे एग्जाम में केस स्टडी आती है ना। तो 5-6 क्वेश्चंस एक बार देखकर जाना, क्लास में हमने आपको कराया ही है बट फिर भी एक बार आप देख के जाइएगा, है ना। कभी कभार सिर्फ डायरेक्टर के लिए कॉन्सिक्वेंस पूछता है, कभी कभार सिर्फ कंपनी के लिए कॉन्सिक्वेंस क्या है ये पूछता है, तो आपको डायरेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। और कभी कभार कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न केस स्टडी के फॉर्मेट में पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सर्टिफिकेशन। अब कंपनीज एक्ट के अंदर कौन से फॉर्म्स हैं, सेबी के अंदर कौन से फॉर्म्स हैं, एलएलपी के अंदर कौन से फॉर्म्स हैं, फटाफट से अपन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला SH7। अब आप कान में ईयरफोन लगा के आराम से रिलैक्स कर सकते हो, आपके सारे फॉर्म्स रिकॉल होने वाले। SH7 अपन ने पढ़ा था ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, फिर अपन ने पढ़ा था MBP1 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, चैप्टर 1 में भी पढ़ लिया था ये। फिर अपन ने पढ़ा PS3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। SH7 एंड PS3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट दोनों फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। MGT14 रेजोल्यूशन जब पास होगा तो आरओसी के पास जाएगा। MR3 इज सेक्रेटरी ऑडिट की रिपोर्ट, चैप्टर 13 में भी अपन ने ये चीज पढ़ी थी। DIR3 एंड DIR3 केवाईसी डिन फाइल करते टाइम पे फाइल होता है, पहले DIR3 जाता है एंड देन इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक DIR3 केवाईसी फाइल हो जाता है। फिर हमारा आता है MR1, जितने भी की मैनेजरियल पर्सोनल है उनको MR1 फाइल करना है, जब रीअपॉइंटमेंट हो या रेम्यूनरेशन हो तो MR2 फाइल करना है। डोरमेंट कंपनी अगर हो तो आपको MSC1 फाइल करना है। डोरमेंट कंपनी अगर है तो भी रिटर्न फाइल करना है। सो अगर आप डोरमेंट कंपनी हो तो आप रिटर्न फाइल करोगे फॉर्म MSC3 में। अगर आपको इनएक्टिव कंपनी से एक्टिव कंपनी डिक्लेयर होना है तो आप फॉर्म सबमिट करते हो MSC4। निधि कंपनी को NDH1 फाइल करना पड़ता है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्लोन NDH2 फाइल करना पड़ता है। निधि कंपनी अगेन हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करेगी NDH3, ठीक है। फिर आता है INC20A, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, है ना। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का है INC20A। INC28 इज गवर्नमेंट का ऑर्डर की कॉपी जो अपन आरओसी को देते हैं। DIR6 इज पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। DIR12 इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, जब भी डायरेक्टर अपॉइंट होगा रिमूव होगा DIR12 फाइल होगा। AOC4 भी ऑलरेडी नो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। INC22 जब भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है या रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताना होता है INC22। MGT7 अपन ने पढ़ लिया है, एनुअल रिटर्न। MGT8 इज सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। MGT7A स्मॉल कंपनी है, 1% कंपनी का एनुअल रिटर्न है, ठीक है। ये एक फॉर्म याद रखना। GNL1 एक जनरल फॉर्म होता है। ADT1 इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑर्डर। MGT1 इज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। डन हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, सेबी में 4 ही पढ़े तो रिपीटेडली पढ़े हैं। 49 अपन ने बहुत बार पढ़ा है LODR का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना, कि टाइम से ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू हो गया था। 24A इज मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी, ये भी अपन कर चुके हैं। 55A इज टोटल इशूड कैपिटल। 76 इज शेयर कैपिटल ऑडिट। एंड लास्ट हमारा आता है LLP। LLP के अंदर 4 फॉर्म याद रखते हैं। फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 11 एंड फॉर्म 15। सबसे पहला फॉर्म 3 किस बारे में है, LLP अग्रीमेंट। किस बारे में है, LLP अग्रीमेंट, ठीक है। अब जो भी LLP है वो किसके हिसाब से चलती है, DP के हिसाब से। सो फॉर्म 4 इज अबाउट योर डेजिग्नेटेड पार्टनर। DP का मतलब आपका क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। फिर जो आपका एनुअल, आपका जो LLP है उनको भी एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। सो फॉर्म 11 आपका क्या है, एनुअल रिटर्न, ठीक है। एंड LLP का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा दैट इज फॉर्म 15। सो LLP का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आपका क्या बन जाता है, फॉर्म 15, ठीक है। ये हो जाता है। अब LLP ध्यान से पढ़ के जाना, LLP इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला LLP है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेशन। अब ये अपन लोग पीयर रिव्यू में भी पढ़ चुके हैं, बाकी जगहों पे भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या करता है, कंपनी सेक्रेटरी उसी का रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेशन मेंटेन करना है। साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, सेक्रेटरी ऑडिट सेक्शन 204, रिपोर्ट MR3, इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138, इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, स्टॉक ब्रोकर, है ना, इंटरमीडियरीज, ये हो गया। देन आपका रेगुलेशन 24A
मटेरियल एनालिसिस सब्सिडी रेगुलेशन 49 अभी जस्ट अपन लोग पढ़कर आए है ना। सारे के सारे ई फॉर्म्स जो भी आप सर्टिफाई करोगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस सर्टिफिकेशन, CGCC इफ यू रिमेंबर, है ना। तो ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफाई करता है, तो कंपनी सेक्रेटरी को इनका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं CGCC में। CGCC क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस सर्टिफिकेशन इज CGCC, है ना। तो कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म से कंप्लाई करा है नहीं करा है, जो भी लिस्टेड कंपनीज है स्पेसिफिकली उनको हर 3 महीने में, पिछले 3 महीने में क्वार्टरली उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कंप्लायंस करा है, ये सर्टिफाई करना पड़ता है। तो वो सर्टिफाई कौन करता है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। कैसा सर्टिफिकेशन होता है? क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में। तो जैसे ही क्वार्टर एंड होता है उससे 21 डेज में आपको CGCC सबमिट करना पड़ता है ना। कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। अब ये जो यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन होगा उसमें कंपनी सेक्रेटरी 2 तरीके के ओपिनियन देगा। अब ये क्या है? जो अपन ऑलरेडी फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन में पढ़कर आए, ठीक है। कौन से 2 तरीके के ओपिनियन देगा? क्वालिफाइड ओपिनियन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन। चलिए जल्दी से अपन देखते हैं क्या था क्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन मतलब जहां पर कंप्लायंसेस है, गड़बड़ है ही नहीं। क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब सम एरर इज देयर, सम मिसस्टेटमेंट इज देयर और सम नॉन कंप्लायंस इज देयर, है ना। तो जब क्वालिफाइड ओपिनियन होगा इट विल ऑलवेज बी ईदर इन बोल्ड और इट विल बी इन इटैलिक्स, ठीक है। पर अगर आपने फॉल्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस सर्टिफिकेशन देते टाइम पर कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन दी, है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस सर्टिफिकेशन देते टाइम पे अगर आपने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दी तो आप अबेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन 23H और 23M के अंदर 10 साल तक की इंप्रिजनमेंट या 25 करोड़ तक के फाइन में जा सकते हो सेबी में, या और कंपनीज एक्ट के अंदर आप 448 और 449 में जा सकते हो। व्हाट वाज 449? फॉल्स एविडेंस, जहां पे पनिशमेंट थी 3 साल से लेके 7 साल तक, और 448 दैट वाज सेक्शन 447। 447 का मतलब क्या होता है? यू विल बी पनिशेबल अंडर फ्रॉड, है ना। फ्रॉड अगेन अपन पूरा पार्ट बी में पढ़कर आए हैं। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पर मिक्स एंड मैच टॉपिक्स है ना। जो आपने पार्ट बी में पढ़ा है कहीं ना कहीं पार्ट ए में भी है, और थोड़ा बहुत जो पार्ट ए पढ़ा है पार्ट बी में भी है। तो पार्ट ए का पार्ट बी में ज्यादा नहीं है, पर पार्ट बी का बहुत ज्यादा हिस्सा पार्ट ए में है ना। तो पार्ट बी ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना, पार्ट ए आपका साइमल्टेनियसली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अपने को क्या रखना है? सेक्शन 134। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 2 फॉर्म फाइल होते हैं, AOC4 और AOC4 CFS। AOC4 फाइल होता है 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, एंड AOC4 CFS यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी एक फॉर्म सबमिट होता है, किसके पास? ROC के पास, ठीक है। क्या क्या आएगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एंड कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट हो, ये सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। इजी पीजी क्वेश्चन, पर पेपर में 5 नंबर का आ सकता है आराम से। 5 नंबर के लिए स्कोरिंग भी है, यू कैन मैनेज दिस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, किसके लिए क्या क्या ऑब्लिगेशन, किसके लिए क्या क्या पीनल प्रोविजन है, कंपनी के लिए क्या ओपिनियन प्रोविजंस है, कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्या पेनल प्रोविजंस है, वो देख लेते हैं। कंपनी कहां पे लायबल होगी? कंपनी तो कंपनीज एक्ट के अंदर जाएगी, सेक्शन 204 के अंदर भी जाएगी, है ना। एंड कंपनी के लिए कॉन्सिक्वेंस क्या है कि भाई कंपनी के अगेंस्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ सकता है। जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कहां लायबल है? कंपनीज एक्ट में तो लायबल है ही, जैसे कि सेक्शन 204। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनीज एक्ट के ही 447 और 449 में भी लायबल है, ठीक है। अभी जैसे अपन लोगों ने पढ़ा है 447 449 क्या होता है? सर्टिफाइंग प्रोफेशनल, मतलब जैसे कि जो बंदा MGT 8 इशू कर रहा है वो कहां जाएगा? एक तो उसकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी, दूसरा कंपनीज एक्ट में धज्जियां उड़ जाएंगी। कहां पर? सेक्शन 204 में, है ना, जहां पे 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, और 447 448 और 449 447 फ्रॉड है, 448 फॉल्स स्टेटमेंट है, 449 आपका फॉल्स एविडेंस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के अंदर जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में जहां पर रेप्रिमांड, 3 महीने का सस्पेंशन या 1 लाख रुपए का फाइन लगा सकते हैं, जो अपन अगेन पार्ट बी में पढ़कर आए हैं, या रिप्रिमांड, परमानेंट रिमूवल और 5 लाख रुपए का फाइन आपके अगेंस्ट लगाया जा सकता है, ठीक है। डन है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ही आखिरी टॉपिक, ऑल्दो ये रट्टाफिकेशन ही है, इस चैप्टर का एक मेजर रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है, पर ठीक है, ये रेपिटेशन आपका एथिक्स में भी है। एक बार हम फटाफट से आपके लिए रीड आउट कर देते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए से भी LODR में अलग अलग चीजें क्या दी हुई है। सबसे पहला शेयर होल्डर्स राइट्स के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, फटाफट से देखते हैं। पहला, शेयर होल्डर इज सपोज्ड टू बी इन्फॉर्म, उनके राइट, उनकी शेयर से रिलेटेड जो राइट्स अटैच्ड है उनको उसके बारे में पता होना चाहिए।
दूसरा, दे शुड हैव द वोटिंग राइट्स, है ना, उनके पास वोटिंग राइट्स होना चाहिए, जिस भी तरीके की शेयर होल्डर है उसके हिसाब से वोटिंग राइट शुड बी गिवन। दे शुड नो द प्रोसीजर टू वोट, वोट डालना कैसे है ये उनको पता होना चाहिए। दे शुड हैव द राइट टू क्वेश्चन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ अटपटा करा है या इफ सम क्लैरिफिकेशन इज नीडेड तो दे हैव द राइट टू क्वेश्चन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन अगर उनके कोई ग्रीवेंस है तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कंपनी के अंदर होना चाहिए, एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स शुड बी प्रोटेक्टेड। दिस इज फॉर शेयर होल्डर्स राइट। नेक्स्ट आता है टाइमली डिस्क्लोजर। टाइमली डिस्क्लोजर सबसे पहले क्या, जनरल मीटिंग कब होने वाली है, कितने बजे होने वाली है, वेन्यू क्या होगा, इसका समय से डिस्क्लोजर शुड बी गिवन। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर मेजर कोई चेंज आप खुद खरीद रहे हो या बेच रहे हो उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। शेयर होल्डर्स के राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, है ना, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। इक्विटेबल ट्रीटमेंट के अंदर क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेम क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लेट्स से रिडीमेबल, वो सब इक्वली ट्रीट होंगे, इररिडीमेबल सब इक्वली ट्रीट होंगे, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दे शुड हैव अ पार्टिसिपेशन इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, दे शुड बी देयर। फॉरेन शेयर होल्डर्स के पास भी वोटिंग का राइट होना चाहिए। कंपनी के अंदर प्रॉपर इनसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसी शुड बी देयर, और रेम्यूनरेशन पॉलिसी भी होनी चाहिए ताकि कंपनी के अंदर फ्रॉड या उल्लू बनाने वाली कोई संभावना ना हो। इफ यू रिमेंबर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ही पार्ट बी में चैप्टर 8 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट में ट्रांसपेरेंसी में अपन ने इनसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसी, रेम्यूनरेशन पॉलिसी सेम पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है। एंड लास्ट आता है हमारा रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स शुड हैव राइट्स, उनके ग्रीवेंसेस दैट शुड बी एड्रेस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर देम इज विसिल ब्लोअर मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए क्या है, विसिल ब्लोअर मैकेनिज्म। एज आई सेड इजी चैप्टर है, बस ये एक ही पार्ट है इस चैप्टर के अंदर जो थोड़ा सा रटिफिकेशन वाला है, बट ठीक है, दैट इज फाइन। एक बार ध्यान से अच्छे से इसको रीड कर लेना। अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहे हो विच वाज द ऑब्जेक्टिव, तो आपका पूरा चैप्टर अभी तक रिकॉल हो गया होगा एंड शायद बुक खोलने की भी जरूरत ना पड़े। अगर आप अभी सेल्फ स्टडी के लिए, बूस्ट के लिए पढ़ रहे थे तो टेलीग्राम चैनल पर आई विल शेयर चैप्टर 3 का क्वेश्चन पेपर, तो वो भी एक बार सॉल्व कर लेना, है ना। एंड हैंड रिटन नोट्स इसके हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका इससे भला हो जाएगा, आपको एक बूस्ट मिल जाएगा रिवीजन में, और एग्जाम के एक दिन पहले तो आप आराम से ईयरफोन लगा के इसको सुन सकते हो फॉर द रिवीजन ऑफ एंटायर चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप यू राइट योर एग्जाम्स वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।